यारो आज अपनी जो जिज्जी बैठी हैं वे अपनी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से हैं। मुझे समाज ने या सोसाइटी ने फील कराया क्या पता आपकी तरफ से कभी कोई मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं आपकी तरफ? नहीं। तो इससे कहते हैं ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। वोट देने के लिए सरकार घर तक आती है, डिफरेंटली एबल घर से वोट करता है। तो अगर मुझे कोई फाइल सबमिट करनी है, कोई पेपर सबमिट करना है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए सरकार से, तो क्या सरकार घर तक नहीं आ सकती? मैंने ट्रेनिंग सेंटर ऑपरेट किया था जहाँ पे कई विकलांग को ट्रेनिंग देना था। मैंने अभी रिसेंटली अपनी खुद की HR फर्म स्टार्ट की है। एक सपने के टूट जाने के बाद दूसरे सपने को देखने की हिम्मत को हम जिंदगी कहते हैं, और इसी हिम्मत और जज्बे का नाम आज की हमारी गेस्ट व उद्दीपी वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर, टेडएक्स स्पीकर और 100 विमेन अचीवमेंट अवार्ड से नवाजी गई पूनम शुद्धि जी हैं। मैम, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और स्पीकर बाय सदफ के शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं कि भैया हरो आज अपनी जो जिज्जी बैठी हैं वे अपनी बुंदेलखंड के टीकमगढ़ से हैं, तो बुंदेलखंडी में बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि मैं कितना कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे समझ आती है, काफ़ी कुछ बोल लेती हूँ, पर फ्लुएंसी में कितना जाऊंगी आई डोंट नो। ऐसे ही कभी हिंदी इंग्लिश आ जाए तो माफ करना। कोनो बात नहीं, अपन मिक्स भी बोलते हैं, अपन हिंदी बोल रहे भी, अंग्रेजी बोल रहे भी, और बुंदेलखंडी तो है ही जय बुंदेलखंड। तो सबसे पहले हम पूनम जी आपसे जो पूछना चाहते हैं कि जैसे कि आप एक डिफरेंटली एबल पर्सन है और उसके बाद आपके जो स्कूल और कॉलेज लाइफ रही है वो नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग रही है, उसके चैलेंजेस बहुत अलग रहे हैं, तो उसके बारे में प्लीज आप जरूर बताएं। जो आपने शब्द यूज किया डिफरेंटली एबल, मैं इसके साथ ही दुनिया में आई, तो अलग तो मैं साथ लेकर ही है, तो अलग तो गलत क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे समाज ने या सोसाइटी ने फील कराया क्या पता क्यों। पर जब मेरे स्कूल की शुरुआत हुई सब मैं तो नॉर्मल थी, मुझे ऐसा लगा तो कि अपन तो वैसे दूसरे बच्चों जैसे कि उनके साथ खेल रहे कूद रहे, खेल कूद नहीं होता, बात कर रहे सब कर रहे, और पता था कि मैं खेल नहीं सकती हूँ, जा नहीं सकती हूँ, स्कूल की एक्टिविटीज में दूसरों की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हूँ, उनके साथ बैठ के बात कर सकती हूँ। सब चैलेंजेस थे, लाइक चैलेंजेस ऐसे थे कि डेस्क की दिक्कत, क्या आपको डेस्क ऊंची पड़ रही है, आप छोटे हो, बैठने में दिक्कत आ रही है, पर इनसे कवर अप किया, कभी टीचर्स के सपोर्ट से, पेरेंट्स के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से, आने जाने की भी दिक्कत, जैसे दूसरे बच्चे हैं अपना बस्ता उठाओ, बस में चढ़ गए और स्कूल पहुँच गए, वो हमारे साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था। हाईलाइट कि मम्मा पापा को स्कूल छोड़ने आना पड़ता था, मम्मा को स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था, दूसरे बच्चे जैसे गेम से घंटी बजी तो खेलने निकल गए, पर अब उनको क्लास में बैठना है, उनका इंतजार करना है कि कोई आएगा फिर अपने खेल के किस्से सुनाएगा कि क्या खेला क्या किया। हम वो किस्से सुन के खुश हो जाते थे कि वो चलो अच्छा है, ऐसे भी खेलते हैं, ऐसे करते हैं, पर कभी लगा नहीं मुझे कि कुछ अलग था। अलग दिक्कतें आई सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि स्कूल इतने रिजर्व फ्रेंडली नहीं होते थे। दूसरा आपको दिक्कत आई जब आपके फ्रैक्चर्स हो गए, बच्चे तो रोज स्कूल जा रहे हैं पर आपके फ्रैक्चर्स हो गए तो आप प्लास्टर लेके घर में पड़े हुए हो कई महीनों तक, फिर कॉपियाँ आ रही हैं, फिर जैसे तैसे लेट के अपनी कॉपियाँ कंप्लीट कर रहे हो, ये चैलेंजेस थे। आपकी फैमिली को ये चीज़ पता चली कि आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, तो उनका एक्सेप्टेंस कैसा रहा? किसी को जब पता चलेगा कि उसके बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, तो एक धक्का तो स्वाभाविक तौर पे लगेगा। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करने में नो डाउट डिफिकल्टी लगी होगी, वो निराश भी हुए, हताश भी हुए। साथ में हमारे समाज वाले, अरे रे
बेचारी ऐसी लड़की हो गई, अब कैसे करोगे, क्या करोगे। पर आई रियली सल्यूट माई पेरेंट्स कि उन्होंने उस चीज़ को एक गॉड गिफ्ट के तौर पे एक्सेप्ट किया कि भगवान का प्रसाद है, इस प्रसाद को हमें ग्रहण करना है। बहुत खूबसूरत, बहुत सही बात है कि एग्जैक्टली अगर पेरेंट्स ने इस तरीके से अपना पॉजिटिव बिहेवियर नहीं दिखाया होता तो शायद ज़िंदगी में और चैलेंजेस आ सकते थे। इस बीमारी को लेकर हमारे समाज में कितनी जागरूकता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हंडी टूट गई, वेरी नॉर्मल। हंडी टूट गई मतलब हमें लगता है हंडी टूट गई, और नॉर्मल थिंग्स है। हंडी टूट गई, एक बार टूटे ठीक है, 2 बार टूटे तो भी ठीक है, अगर वो टूटते जाए तो वो ठीक नहीं होता। तो इसे कहते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जो बोन्स को इतना फ्रैजाइल बनाती है कि आपके बोन्स एक कांच के टुकड़े की तरह है, जो एक थोड़ा झटका लगने से कभी टूट सकते हैं। अगर मैं तेज खांस दूँ, छींक दूँ तो भी हड्डी टूट सकती है, और टूटी है। और वो हड्डियाँ रिकवर करने में कई महीने लग जाते हैं, कई ऑपरेशन होते हैं उनको सपोर्ट करने में। और ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कई लेवल पर होता है। कोई आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल सही इंसान है, पर हो सकता है वो टाइप 1 टाइप 2 से गुजर रहा हो, उसके बोन्स वीक हो, उसके भी फ्रैक्चर्स होते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं पर होते हो। जो मेजर केस होता है वो बेडरिडन होता है, वो इतना फ्रैजाइल होता है कि बेड से उठ नहीं पाता है। फिर टाइप 4 टाइप 5 लाइक मी, जिनकी बोन्स टूटती हैं वो वक्त के साथ संभल जाती हैं। इन केसेस के क्या परसेंटेज है मतलब हमारे हिंदुस्तान में? करोड़ों में शायद 3%। ओके, और अभी तक मतलब भारत के अलावा भी और देशों में क्या इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट बन पाया है? नहीं, इस बीमारी का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, एक्सेप्ट आयरन रॉड आपके पैर में हो जाए, पूरे शरीर में हो जाए, या बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको इंजेक्शंस दिए जाए, जो कि सेफ नहीं है। ओके, जैसे कि विकलांग लोगों को डिफरेंटली एबल भी कहा जाता है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी, स्पेशल डिसेबिलिटी, इन शब्दों से जो हम बातचीत करते हैं उन शब्दों में और समाज के नज़रिए में मतलब क्या मानसिकता आपको दिखती है? देखो, शब्दों को यूज करने से मैं बोलती हूँ हो सकता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व ना हो, पर क्या है ना कि किसी को हम मुंह पे गाली दें और प्यार से पुचकार के उसे वो बोले, तो दोनों में अंतर है थोड़ा सा। डिफरेंट टेबल बोलते समाज में बहुत कुछ ठीक नहीं होता है, पर ये है कि आप डिफरेंट टेबल बोलकर अपनी नज़रों में और उस सामने वाले की नज़रों में उसको आप एक रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट टेबल मतलब वो बंदा भी काबिल है हर काम करने के, पर कुछ अलग अंदाज से। आपका अंदाज है कि आप सीधे तरीके से काम कर गए, उसका अंदाज है कि वो टाइम लेगा और शायद अलग तरीके से काम करेगा। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे बताया कि समाज से विपरीत जाकर आपके परिवार ने आपका साथ दिया, तो परिवार की हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका होती है। आपकी ज़िंदगी में और अलग तरीके से परिवार का एक रूप सामने आया हमारे समाज में, तो अपने परिवार को और समाज के जो कल्चर को लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहूँ मेरा परिवार मेरी रीढ़ की हड्डी है। अगर मेरा परिवार मेरा सपोर्ट नहीं करता और ना अभी तक कर रहा है, ना करता, तो शायद आज जहाँ मैं हूँ वहाँ नहीं होती। ना मैं पढ़ लिख पाती, ना मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाती, ना समाज में इस तरीके से जी पाती। जो मैं आज हूँ, जिस लायक मुझे बनाया वो मेरे परिवार ने बनाया। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे 2 बड़े भाई, मेरी भाभी और मेरे भतीजे। बहुत ही सुंदर, सही बात है। परिवार इस तरीके से अगर आपके साथ पॉजिटिवली हर किसी के साथ और स्पेशली लड़कियों के साथ अगर खड़ा होता है, तो वो लड़कियां आपकी तरह दिखती हैं, आपकी तरह रहती हैं और समाज में कुछ बदलाव करने के लिए ज़रूर आगे आती हैं। जैसे कि आप यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी।
क्या रहता है डिफरेंटली एबल्ड बच्चा वैसे अपने अलग तरह की दिक्कत परेशानियों से गुजर रहा होता है। इसी तरीके से उनके पेरेंट्स भी अलग तरह की दिक्कत परेशानियों से गुजर रहे होते हैं। जैसे मेरे 2 भाई हैं, वो नॉर्मल है, उनके भी अपने चैलेंजेस हैं, उनका ही पालन पोषण करना, मेरा भी करना। डिफरेंटली एबल्ड हुआ तो आपको अलग तरीके से उन्हें करना है, उन बच्चों को भी देखना है और अपने घर को चलाने के लिए भी उन्हें सारी चीज़ें मैनेज करना है। तो जो डिफरेंटली एबल्ड के पेरेंट्स होते हैं उनकी परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी को लेकर जद्दोजहद और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो उनका मतलब मेरा मानना है, मैंने भी शुरुआत भी की है उनके मेंटल हेल्थ केयर को लेके काम करने के लिए। तो उनके मेंटल हेल्थ केयर को लेके हमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है। बहुत सही, मतलब आप अपनी तरफ से ये चीज़ कर रही हैं कि आप मेंटल हेल्थ पे काम कर रही हैं, अपने आसपास के लोगों के मेंटल हेल्थ और स्पेशली उनके एक्सेप्टेंस को लेके कि वो किस तरीके से सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। क्या बच्चे को समझो कि वो Exactly. वो बच्चा अलग है तो उसको समझना भी आपको अलग तरीके से ही पड़ेगा। आप उसे नॉर्मल लोगों की जो नॉर्मल एक कंपटीशन की दौड़, जैसे मैंने कई पेरेंट्स को देखा वो बात करते हैं कि मेरा बच्चा तो वैसा नहीं कर पा रहा जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। आपका बच्चा अलग है, वो नॉर्मल नहीं है। उसे नॉर्मल बच्चों की कंपटीशन की दौड़ में मत दौड़ो। उसे भगवान ने कुछ अलग करने के लिए भेजा है, वो नॉर्मल दौड़ के लिए नहीं है, वो अलग दौड़ के लिए है। उसे अलग तरीके से तैयार तो करो। क्या आपको लगता है कि आज की जो जनरेशन है वो डिफरेंटली एबल लोगों को एक्सेप्ट कर पाती है आसानी से? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से, बहुत फ्रेंडली वे में, बहुत हेल्दी वे में। ओके, मतलब ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने अभी रिसेंटली फील किया हो या कभी ऐसे कोई सिचुएशन आपके सामने आई हो आज की जनरेशन के बच्चों के साथ या लोगों के साथ? मतलब लाइक मैं तो आज की जनरेशन के साथ मेनली डील करती हूँ। कॉलेजेस में जाती हूँ लेक्चर लेने के लिए, तो मतलब जितने अच्छे से वार्म वेलकम उनका होता है कि जितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, आपकी बात को गंभीरता से सुनते हैं और कई बच्चे तो अमल करते हैं। तो इतना अप्रिशिएटिंग लगता है कि यस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। और कई अपने थॉट्स लेकर आते हैं, मैम ऐसा करें तो एक चेंज आ सकता है, डिफरेंटली एबल लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मतलब वो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ अलग करना है। दूसरा उन्होंने इनको कुछ अलग नहीं माना, इनको भी समाज का ही हिस्सा माना है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात बोली। अगर आप ये पर्सनली फील कर पा रही हैं कि आज की जनरेशन बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रही है और आगे आके चीज़ें करना चाहती है सजेशंस के तौर पे या फिर किसी भी प्रकार की हेल्प के तौर पे, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि जनरेशन अपने आप से इन सिचुएशंस को अडॉप्ट करना सीख रही है, इतना सोशल मीडिया का कल्चर आने के बाद भी। मैं आपसे ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन रहा आपका, डबल मास्टर्स हैं आप, और 6 साल एक लंबा समय होता है किसी इंसान का जॉब पीरियड में। तो उस दौरान आपको ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो लगातार फेस करने पड़े हो? जो बेसिक चैलेंज है जो फेस करना भी पड़ा और आज भी करने हुआ, बेसिक 2 चैलेंज, एक तो समाज की मानसिकता, बिल्कुल, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं आना है जाना है उसके लिए ना आपके रोड है, ना सपोर्टिव रैम्प, बाकी चीज़ें मिलेंगी आपको। आप अभी भी डिपेंडेंट ही फील करते हो। जब आप कहीं बाहर जाने के लिए सोचते हो तो आपको लगता है कि आपको 4 लोग की ज़रूरत है साथ चलने के लिए, जो एक व्हीलचेयर संभाले, एक जो कार चलाए, एक जो आपको संभाले। तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी का एहसास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपको करा देता है। और समाज की मानसिकता वो तो आपको हर कदम का एहसास कराती है कि यस आप अलग हो। तो सरकार की तरफ से ऐसे क्या बदलाव होने चाहिए जो डिफरेंटली एबल लोगों की ज़िंदगी आसान कर पाए? पहला तो मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत काम करना है, बहुत काम। डिफरेंटली एबल्ड की जो एजुकेशन है मोस्टली बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जो हमारे सरकारी नियम बने हुए हैं एजुकेशन के हों या स्किल डेवलपमेंट के हों,
स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो सरकार ने बनाए, उसके मैंडेट्स उन्होंने नॉर्मल लोगों के हिसाब से तैयार किए कि इतना अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, ऐसा होना ही होना चाहिए। एक डिफरेंटली एबल्ड है, वो रोज़ नहीं आ सकता स्कूल कॉलेज या कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, वो रोज़ नहीं आ सकता। उसके कभी बीमार होता है, कभी दिक्कत होती है। ऐसा अपना केस ले लो, हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, नहीं जा पा रही मैं, पर मेरे पेरेंट्स से थे सपोर्टिव कि प्रास्तर में मुझे स्कूल लेके गए। तो मतलब गवर्नमेंट को अपने सिस्टम में क्या बदलाव करना जैसे चाहिए? मैं आपको बताऊं, मेरे 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में मेरे करीब 5 बड़े ऑपरेशन हुए थे, जिसकी वजह से करीब 8 महीने मैं स्कूल नहीं गई थी। 8 महीने में हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उन 8 महीने के दौरान मेरी अटेंडेंस पूरा कम हो गई थी, और एग्ज़ाम में आपको अपेयर करने के लिए 75% अटेंडेंस चाहिए। टीचर्स ने बोला था कि आप इसको एग्ज़ाम दिला दो, तो हम गारंटी नहीं कह सकते कि हम इसका रिजल्ट थ्रू कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं इसका अटेंडेंस कम है। मुझे एग्ज़ाम देने की परमिशन मिल गई और आई सिक्योर 65% सिर्फ 2 महीने के स्कूल में। जब इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद टीचर्स ने बोला नहीं, मेरे पापा को बोला नहीं, फाइट करनी पड़ेगी आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से थी। CBSE बोर्ड में आपको बात करनी पड़ेगी और लड़ना पड़ेगा इसके अटेंडेंस के लिए, नहीं तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। मेरे डैड दिल्ली गए, दिल्ली में पूरा 1 महीने उन्होंने फाइट की और जीत मिली हमको। मैं ये बता रही हूँ कि उस केस के लिए भी, यहाँ जनरल केस था, मेडिकल रिपोर्ट लगी, सब लगा, उसके बाद में उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया। ऐसी और भी दिक्कतें मैंने देखी हैं, जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सेंटर ऑपरेट किया था, जहाँ पे कई विकलांग को ट्रेनिंग देना था, पर कई के साथ दिक्कत थी, वो रोज़ नहीं आ पाते थे, पर अटेंडेंस मैंडेटरी थी, तो उनको रोज़ आना पड़ता था। कुछ दिन उन्होंने किया, कुछ दिन बाद छोड़ दिया। यदि अच्छा अटेंडेंस नहीं होती तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उनको जॉब नहीं मिलता। तो कुछ चीज़ों में सरकार को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। जैसे कोई जाके कर एजुकेशन नहीं ले सकता, आप ऑनलाइन एजुकेशन दिलाओ उसको, ऑनलाइन मोड स्टार्ट करो। और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में क्या बदलाव होने चाहिए? प्रॉपर रैंप होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, डिसेबल वॉशरूम होना चाहिए। आप खुद एक बदलाव के लिए काम कर रही हैं। आपने 2014 में उद्यम वेलफेयर सोसाइटी की शुरुआत की। तो ये संस्था क्या काम करती है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एक समावेश वाला समाज का निर्माण करना, इंक्लूसिव सोसाइटी। लाइक डिफरेंटली एबल्ड के लिए हम काम करते हैं, डिसेबल एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट, इन 3 सेक्टर में काम करते हैं। तो कैसे चलाती हैं आप इस संस्था को? संस्था को जो मैं चलाती हूँ वो मेरे जो दोस्तों का सहयोग है, मेरे परिवार का सहयोग है, उससे चलाती हूँ। और रही संस्था को चलाने के लिए, अगर मैं आर्थिक उसमें बात करूँ तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो क्राउड फंडिंग करके मुझे एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करते हैं। बाकी मैं कहूँ तो मैंने अभी रिसेंटली अपनी खुद की HR फर्म स्टार्ट की है, क्योंकि मेरा करीब 6 साल का एक्सपीरियंस HR में है। तो मैंने सोचा कि मैं अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर ना मैं उधर पे उनको कमीशन करा सकती हूँ, ना मैं करप्शन कर सकती हूँ। तो बेटर है कि मैं खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करूँ और खुद अर्न करूँ। जो काम मुझे आता है उस काम के माध्यम से मैं अर्न करूँ और वही पैसा मैं अपने NGO में लगाऊँ। और इस NGO के माध्यम से मैं उन विकलांगों को भी ट्रेनिंग प्रदान कर रही हूँ जो घर से काम कर सकते हैं, उनको घर से काम सिखा रही हूँ और घर से ही क्या काम काम मतलब क्या काम सिखाते रिक्रूटमेंट हैं? का, टैलेंट एक्विजिशन। ओके, आप अवॉर्डी भी रही हैं और आप अपने क्षेत्र में इतना अच्छा काम कर रही हैं, पूरा मध्य प्रदेश आपके काम को जानता है, आपको जानता है। इसके बावजूद भी क्या सरकार की तरफ से कभी कोई मदद के हाथ बढ़ाए गए हैं आपकी तरफ? नहीं भाई, लेकिन मैं सरकार का कभी कुछ ऐसा नहीं बोलूँ कि सरकार के खुद के अपने प्रोटोकॉल्स हैं, उनके अपने नियम कानून हैं।
कि आपको रिपोर्ट देना है, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट मैं सब देख सकते हैं। दिक्कत है बार बार ऑफिस के चक्कर लगाना। आज ये सर आज तो ये बड़े बाबू नहीं आए, आज छोटे बाबू नहीं आए, आप कल आना, परसों आना। तो आपको नहीं लगता कि मतलब डिफरेंटली एबल लोगों के लिए इन प्रोटोकॉल्स पर भी काम होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपनी शुरुआत आसानी से कर पाए? देखिए, जैसे क्या होता है, जब वोट लेने की बात आती है, वोट लेने के लिए सरकार घर तक आती है, डिफरेंटली एबल घर से वोट करता है। तो अगर मुझे कोई फाइल सबमिट करनी है, कोई पेपर सबमिट करना है, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए सरकार से, तो क्या सरकार घर तक नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात है सरकार और समाज के लिए। मैम, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ कि जैसे सरकारी योजनाएं हैं, डिफरेंटली पर्सन्स के लिए बहुत सारी योजनाओं पे सरकार लगातार बात कर रही है, क्या वाकई इनका फायदा लोगों को मिलता है या आपको कभी मिला है? मैंने कभी लिया नहीं। फायदे के लिए हमारी सरकार बोलेगी कि हम आपको पेंशन देते हैं 300 रुपये 600 रुपये, 300 रुपये 600 रुपये। कैन यू इमेजिन एक डॉक्टर की फीस कितना होता है? किसी भी डॉक्टर को आप दिखाने जाओगे कि तबीयत खराब है तो नॉर्मल फीस है 500 रुपये है। अब उसने दवाइयाँ लिखी, दवाइयाँ लेने जाओगे 1000-1200 रुपये से कम दवाइयाँ नहीं आती। तो क्या वो डिफरेंटली एबल 600 रुपये की पेंशन में सर्वाइव कर लेगा? मैं वो पेंशन नहीं लेती हूँ। बाकी हाँ, जरूरतमंद जरूर लेते होंगे, पर मुझे लगता है सरकार को जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से पेंशन भी बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे प्रदेश में अभी लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई थी, उसको कितना आप मतलब सही मानती हैं, या वाकई महिलाओं को फाइनेंशियली डिपेंडेंसी दिलाने के लिए पैसा देना ज़रूरी है या काम देना ज़रूरी है? मैं डे 1 से इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे एक कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया कि आप किसी के अकाउंट में 1000 रुपये 1200 रुपये डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो? उसे सक्षम बनाओ कि अपने पैरों पे खड़ा हो, आप इंडस्ट्री स्टैब्लिश करो, उन्हें काम दो कि काम भी जनरेट हो, इकनॉमी भी सर्कुलेट करे, इकनॉमी बूम करे। और एक महिला नहीं, ऐसे हजारों महिलाएं सक्षम हुई। आप एक को आप उन्हें लाचार बना रहे हो, उनको आदत डाल रहे हो कि उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जैसे सरकार ने पैसे देने बंद कर दिए। ना महिलाएं काम करने लायक रहेंगी, ना उनकी काम करने की इच्छा शक्ति रहेगी, उनकी इच्छा खत्म हो चुकी होगी। उन्हें लगेगा कि उनके अकाउंट में ऐसे पैसे आते रहे आराम से। ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका। आप खुद एक कैंपेन रन की हैं जिसका नाम है गो फॉर पॉजिटिव अभियान। ये अभियान क्या है और क्यों शुरू किया गया था? गो फॉर पॉजिटिविटी, इस कैंपेन की शुरुआत मैंने लॉकडाउन के दौरान की थी, क्योंकि कंटिन्यूस के पास कोई काम तो था नहीं। एवरीवन ऑन न्यूज़ टीवी, अब टीवी के सामने बैठे पूरे वक्त टीवी पे एक ही खबर चल रही थी। आज इतने फिगर आए, आज इतनी डेथ हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, इतने लोग तड़प रहे हैं, देखिए ये देखिए कैसे तड़प रहा है वो। मतलब टोटली नेगेटिविटी, चारों तरफ नेगेटिविटी थी। कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट में बातें नहीं करना चाहता था। तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जब तक पॉजिटिव की तरफ हम बात नहीं करेंगे, पॉजिटिव सकारात्मकता नहीं आ पाएगी। तब मैंने इस कैंपेन की शुरुआत की, लोगों को जुड़ा से उन्हें मोटिवेट किया कि आप पॉजिटिव टॉक करें, हमने आसपास जो पॉजिटिव है उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलें और उसके लिए उसे अप्रिशिएट करें। कितने लोग जुड़ पाए मतलब इस कैंपेन से उस समय? बहुत लोग जुड़े, कई तो पुलिस वाले जुड़े, कई डॉक्टर्स जुड़े, कई नर्सें जुड़ी, कई टीचर्स जुड़े, कई स्टूडेंट जुड़े, हाउस वाइफ जुड़ी, बहुत जुड़े। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। मतलब उस सिचुएशन में भी जब लोग अपने बारे में सोच रहे थे, आप फिर से दूसरों के लिए सोच रही थी हमेशा की तरह और दूसरों के लिए काम कर रही थी।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जितनी भी मदद कर पाती हैं लोगों की करती हैं, ये हम सब देखते ही हैं। जैसे कि आप मदद कर रही हैं, मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं, समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। वहीं पैरा ओलंपिक्स में भी हमारे देश के कई साथी हमें मेडल लेके आए हैं, गोल्ड जीता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? या जो स्पोर्ट्स में बच्चे काम करना चाहते हैं, डिफरेंटली एबल बच्चे आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ये कितना बड़ा एग्जाम्पल है आज हमारे समाज के सामने कि जहाँ पे नॉर्मल खेलों में हम इतने मेडल्स नहीं ला पाए, वहाँ पैरा ओलंपिक में कितने मेडल लेकर आए। आप ये देखिए कि अगर प्रतिभा को मतलब किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, अगर आप में प्रतिभा है और जज्बा है कि आपको कुछ कर दिखाना है, तो इंसान को कोई भी बैरियर रोक नहीं सकता। हर चुनौती इंसान पूरी कर जाता है। तो समाज में से दिक्कतें मौका नहीं रखिए, आप मौका दीजिए। हर विकलांग कुछ ना कुछ प्रतिभावान है, कुछ ना कुछ करके दिखाएगा आपको, और बहुत अलग और बहुत खूबसूरत तरीके से करके दिखाता है। ये तो हम मतलब हम सबके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप खुद हैं पूनम मैम की। आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, हम सबके लिए सीखने वाले हैं, समाज के लिए समझने वाले हैं कि जिस नज़रों से और जिस नज़रिए से आप किसी एक इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं, देखते हैं, वो कई बार आपको बहुत गलत साबित करके दिखाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया भैया हरो, अपनी पूनम दीदी का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त कर रहे हैं कि आपने अपना तो कीमती समय हमें दो। और सबसे ज़रूरी बात कि आज हम बुंदेलखंड के होके आप बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश हो या फिर देश भर के स्तर पे हो, अब इतने अच्छे से काम कर रही, लोगन हाँ आगे प्रोत्साहित कर रही, अपने जैसे लोगन हाँ हम सब आज की जनरेशन के लोगन हाँ बता रही कि कैसे अपने नज़रिया को हाँ बदलें और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। बहुत आभार मीनू आपको, जो आपने हमें आज बुलाओ और हमारी सोसाइटी को लेके चर्चा करी। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हमने काफ़ी काम कर हुए, पर हमें दिखाते कि जो हमारे बुंदेलखंड के विकलांग हैं वे तो और बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इससे पिछड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ तो और ही शिक्षा की कमी है। इससे मुझे लगता है कि बुंदेलखंडी वासी सब एकत्र होकर आगे आए और उन सब के लिए कुछ ना कुछ करें। उन्हें ऐसा ना बनाए कि वो सिर्फ आपकी दया के ऊपर ही जीवित रहें, वे कछु ना कछु अपना काम करके अपनी जीवन जीविका के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें और परिवार को एक सपोर्ट बन सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली जी आपने कि बुंदेलखंड वैसे भी बहुत पिछड़ा इलाका है, जो सब हम जानत हैं, हम सबको पता है कि कैसे आज भी कई प्रथाएं हैं, कई चीज़ें हैं जो उधर पे लगातार चलती आ रही हैं। लेकिन जब वही बुंदेलखंड में डिसेबल आदमी को रहबो और कितो बड़ो चैलेंज हो सकत है जिस इको अनुमान हम लगा भी नहीं सकते हैं। तो जो सब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जिज्जी के संगे आए, आगे जिज्जी के काम में सहयोग करें। और सबसे ज़रूरी बात है कि अपने आसपास अगर ऐसे कोनो व्यक्ति यहाँ देखा थे ना, तो जो हम बुंदेलखंड वालन की और हम समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आगे आए, उनकी हर तरीके से मदद करें। और सबसे ज़रूरी कि हम उनको उस नज़रिए से देखना बंद करें जो बेचारे वाली फीलिंग उनको दे। तो वे आपसे बेहतर हैं। आज हमारी दीदी हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में अवार्ड लेके आई हैं। मैं कहना चाहूँगी कि आप उन्हें रास्ता दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल हाथ पकड़ के चलने की कोशिश मत करो, रास्ता दिखाओ कि ये रास्ता है और आपको ऐसे चलना है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इंतजार कर रहा है कि आप उसका हाथ पकड़ के चलाओ, तो वो तो वैसे ही कुछ नहीं कर पाएगा। पर जो रास्ता का वेट कर रहा है कि रास्ता है मुझे चलना है, तो खुद चलना सीख जाएगा। तो भैयारो जरूर ध्यान रखें और अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखें, अपने काम के साथ साथ दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में जानें, सोचें और उनकी मदद करें। उनको रास्ता दिखाएं, मदद नहीं करें, क्योंकि वो लोग बहुत सक्षम हैं, वो हम सबसे ज़्यादा सक्षम हैं। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच पूनम दीदी आपका हमारे शो में आने के लिए। और मैं चाहूँगी आप अपने फॉलोअर्स से, फैंस से और अपने क्लब के लोगों से ज़रूर बोलें कि वो स्पीक अप बाय सदफ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। स्पीक अप बाय सदफ को सभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और
शेयर करें। ये हमारी बुंदेलखंड की लड़की है, इतना अच्छा काम कर रही है, अपने बुंदेलखंड के लोगों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड।